हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। कहते हैं ना, जिसकी हस्ती जिंदा उसकी मस्ती जिंदा, नहीं तो वो ज़बरदस्ती जिंदा है। और मानो तो मौज है, नहीं तो समस्या तो रोज है। इसलिए अगर आप लोग मौज मस्ती से रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, नहीं तो समस्या तो रोज है। यही कहने का अर्थ हुआ। तो चलिए, हम आज क्लास 10th का लेकर आए हैं भौतिकी, जिसमें सेकंड चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। वही चैप्टर हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। और हाँ, अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम यहाँ कक्षा 12वीं के हिंदी का सिलेबस चला रहे हैं और 10th के ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस चला रहे हैं। तो चलिए, आप लोग बिना देरी किए हुए सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, हम आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है टॉपिक। पहला नंबर तो हमारा भौतिकी है, अध्याय 2 प्रकाश का अपवर्तन है। इसमें देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अगर हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी तो जानना आवश्यक है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो चलिए हम जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए, कह रहा है प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात ये कांच है, कांच क्या है, पारदर्शी माध्यम है कांच, और इसमें वायु से इसमें प्रकाश प्रवेश करता है। तो यहाँ से फिर ऐसे मुड़ जाता है, फिर यहाँ से ऐसे, तो इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, जब अपवर्तन हुआ तो इस अपवर्तन का अंक ही, अपवर्तन का जो मान होता है उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। तो अगर प्रकाश अपवर्तन कर रहा है तो उसका तो कुछ मान होगा ना जी, कुछ तो कुछ मान होगा, तो उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। चूंकि प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र होता है कि प्रकाश का अपवर्तनांक का सूत्र होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल, अर्थात हवा में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल। तो चलिए, इस सूत्र तो मैंने लिख दिया ऐसे। अब इससे परिभाषा कैसे निकालेंगे वो देखिए, हम परिभाषा इस सूत्र से कैसे निकालते हैं। देखिए, परिभाषा ये निकलेगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात क्या कह रहा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ तक हमने लिख दिया, शून्य में प्रकाश की चाल, इतना में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, अर्थात इस बट्टा में लिखने के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिए, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट टॉपिक, कहता है कि अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। भैया, अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, तो चलिए हम जानते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। देखिए, अपेक्षिक अपवर्तनांक उसे कहते हैं जो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। चलिए, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। और हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा एक बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि वायु की अपेक्षा प्रकाश का सघन माध्यम है। वायु की अपेक्षा पानी प्रकाश का सघन माध्यम है। वायु से सघन है पानी, और पानी से सघन है ठोस पदार्थ। पानी से सघन क्या है, ठोस पदार्थ। और पानी की अपेक्षा वायु विरल माध्यम, अर्थात पानी अगर सघन है तो हवा विरल है, पानी सघन है तो हवा क्या है, विरल है। और एक बात और कि वायु की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है और कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है। इतना बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या, तो वायु की अपेक्षा पानी सघन माध्यम है और पानी की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है। और इतना बात है और कि वायु की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है और कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है।
और क्या बात याद रखना है, तो और जो याद रखने वाली बात है वो हम लिख देते हैं। ये थोड़ी सी टॉपिक थी जो आपको बतानी थी, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है। कह रहा है प्रकाश निर्वात या शून्य में सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है। क्या प्रकाश? कहाँ? हवा में, निर्वात में, जहाँ कुछ ना हो, शून्य, उसमें। अब देखिए, वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशता सघन माध्यम है। अगर वायु है तो वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशता सघन माध्यम, क्योंकि वायु में कहीं कहीं अणु रहता है और पानी में वायु से ज्यादा अणु रहता है, यानी कि बहुत कम जगह में अणु रहता है। पानी से ज्यादा कम स्थान रहता है, वायु से ज्यादा कम स्थान रहता है किसमें? पानी में। और देखिए उसके पश्चात क्या कह रहा है, सघन माध्यम है या पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशता विरल माध्यम है। अगर पानी सघन माध्यम, वायु और पानी में कंपेयर मैच करे तो वायु विरल माध्यम हो जाएगा और पानी सघन माध्यम। इतना समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशता सघन माध्यम है। अब देखिए, कांच ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ से ज्यादा सघन होता है। इतना जान लीजिए कि ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ से ज्यादा सघन होता है, अर्थात पानी की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है और कांच की अपेक्षा पानी विरल माध्यम है। कांच की अपेक्षा पानी विरल माध्यम है, यानी कि कांच और पानी में कंप्रोमाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा सघन, पानी विरल। और हवा पानी में कंप्रोमाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हवा विरल, पानी सघन। समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। अर्थात जिस माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा, जितना बड़ा होगा, उसका क्या होगा? प्रकाश में चाल, उसकी जो चाल होगी ना, प्रकाश की चाल। अगर कोई घनत्व, यानी कि मान के चलो अगर गेंद फेंके तो उसका घनत्व इतना छोटा है तो उसके प्रकाश में उसकी चाल कितनी होगी? थोड़ी तेजी होगी। किसके अपेक्षा? ईंट फेंकने की अपेक्षा। अगर ईंट फेंके और गेंद फेंके, दोनों में कौन ज्यादा आगे जाएगा? तो गेंद ज्यादा आगे जाएगा, क्योंकि उसका घनत्व कम है। क्या है? उसका घनत्व कम है। यही बात कह रहा है कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उस माध्यम का प्रकाशीय चाल उतना ही कम होती है। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से प्रकाशता सघन कहा जाता है, अथवा पहले माध्यम को दूसरे माध्यम की अपेक्षा विरल कहा जाता है। क्या आप लोग ये बात समझ गए? नहीं समझे तो हम फिर से पढ़ के समझा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक माध्यम, अगर कोई माध्यम है तो उसके अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर अधिक है, अगर मान के चले हम ले लिए ये स्केच ले लिए और एक कलम ले लेते हैं, कलम नहीं, चलिए इंक ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या करें, यदि एक माध्यम ये हो गया, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये दूसरा माध्यम हो गया अधिक हो, एक माध्यम की अपेक्षा इसके अपेक्षा इसका अपवर्तनांक अधिक है, तो दूसरे माध्यम को इस माध्यम को पहले माध्यम से इस माध्यम से सघन कहा जाएगा और इस माध्यम को इस माध्यम से विरल कहा जाएगा। इस माध्यम को इस माध्यम से विरल कहा जाएगा। यही बात बोल रहा है कि दूसरे माध्यम को इस माध्यम को पहले माध्यम से इससे प्रकाशता सघन कहा जाता है, अथवा पहले माध्यम को इस माध्यम को दूसरे माध्यम की अपेक्षा इस माध्यम को क्या कहा जाएगा? विरल कहा जाता है। तो चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है देखते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, समझ में आते रहेगा। नहीं अगर आप क्लास छोड़कर जा रहे हैं तो फिर मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है देखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब मैं आ गया हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। क्या कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक कि जिस माध्यम में या जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। क्या बोलेंगे भैया कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अब चलिए हम प्रकाश के परावर्तन के नियम हमने बता दिया था, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन का भी नियम है। यह बताया था परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, और यह बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी सेम टू सेम, थोड़ा अलग फर्क है, नहीं तो सेम टू सेम है। देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। मैंने प्रकाश के परावर्तन का भी दो नियम पढ़ा है। अरे भैया ये प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम कहाँ से आ गया? ओ ये अपवर्तन है, तो जैसे परावर्तन का दो नियम था तो अपवर्तन का भी दो नियम होगा। ये बात कहना चाह रहा है ये। नो, ये भैया ये बात कह रहा है कि हमारा अपवर्तन का दो नियम है, जैसे हमारे भाई परावर्तन का दो नियम था। तो चलो भैया हम तोहरे के बात मान लियल जाए। तो हम तोहरे के बात मान ली कि अब तोहरे नियम का बात हमको जानना चाहिए, हमको जानना है इसका नियम क्या है। तो तोहर नियम का बा हमको बताई। तो ये अपवर्तन भाई हमके कहत बा कि हमरे नियम बा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अरे भैया तू तो बेजोर काम कर देलहस। तू तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम बा ओकरे रूल पर बैठा डाला अपन नियम। अब चलो तोहर सेकंड नियम हम देखत बानी का है तोहर सेकंड नियम। तो देखिए मेरे भाई एवं बहनों, हमारा सेकंड नियम अर्थात अपवर्तन का सेकंड नियम क्या कहता है वो देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि सेकंड नियम पर। तो ये अपवर्तन भाई कहत बा कि हमारा दूसरा नियम तो सुन लो। तो हम कर भाई के दोसर नियम देख ले। तो बानी का कहता कि किन्हीं दो माध्यमों में या माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसमें स्नेल अंकल का नियम ये दिया हुआ है। अब स्नेल अंकल आपका नियम का बा? तो यह नियम बा आपका? तो हाँ भैया यह नियम बा स्नेल का स्नेल अंकल का यह नियम बा। का बा? तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तन कोण की जया साइन आर जिसको बोलते हैं और आपतन कोण की जया जिसको साइन आई बोलते हैं उसका अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा का बा, हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि प्रिज्म क्या है। अरे भैया तू प्रिज्म किधर से आ गए हो? हाँ प्रिज्म क्या है कहत बानी कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म अपन परिभाषा दो दलहस का कलहस कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। हो गया, एक लाइन का परिभाषा था, इसका परिभाषा कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है सो देखते हैं। तो बने लिए रहिए आप लोग लास्ट तक।
देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, हम साइड हो गए हैं। लगभग आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम नेक्स्ट अब चलते हैं। तो मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या करे। ए भैया तू क्या कहत बारू? तो ये भैया कहत बारी कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः विरल माध्यम से प्रकाशतः सघन माध्यम में जाती है तो वह विलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या कह वाले कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः विरल माध्यम से प्रकाशतः सघन माध्यम में जाती है तो वह विलंब की ओर मुड़ जाती है। अर्थात विरल माध्यम अगर हम हवा को ले और सघन माध्यम पानी को ले, तो हवा से जब पानी में प्रवेश प्रकाश करेगा तो वह विलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हमारी बात क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये कह रहा है, अरे भैया तू क्या कह रहल बारू? तो ये कह रहल बारा कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः सघन माध्यम से प्रकाशतः विरल माध्यम में जाती है तो वह क्या हो जाता है? तो अविलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? अविलंब से दूर हट जाती है। ये कह रहल वाला कि हम तो अविलंब के ओर मुड़बे करब। आज जब ई पानी से फिर हवा में जब प्रकाश जात बानी तो कहत बानी का कि हम तो अविलंब से तो दूरे जाए। हम अविलंब से कहाँ जाए? तो दूर जाए। हम अविलंब लोग ना जाए, हम अविलंब की ओर ना मुड़ब, हम अविलंब से दूर जाए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। कह रहा है जब प्रकाश की किरण और दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। अर्थात अगर मैंने ये ले लिया क्या, तो कांच ले लिया, कांच ले लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, अर्थात ये एक माध्यम है तो इधर जो प्रकाश पड़ेगा लंबवत, ये लंबवत पड़ेगा तो लंबवत ही निकल जाएगा। यहाँ से कोई मुड़ने आर का काम नहीं होगा, लंबवत ही निकल जाएगा। तो यहाँ तक लगभग आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से हम बता देते हैं। थोड़ा सा इधर परेशानी हो गया, लिख लेते हैं। क्या कह रहा है? प्रिज्म के जिन फलकों पर, हम यहाँ थे क्या, यहाँ लंबवत होगा, लंबवत। अर्थात कि प्रकाश के जो है वो प्रिज्म बोलते हैं, कांच के जिस भाग पर पड़ेगा दो माध्यम का भाग होगा और अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ेगा तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। देखिए कहता है कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अगर ये कांच की सिल्ली है, इसमें आपतित किरण यहाँ तो अभिलंब हो जाएगा और फिर ये ऐसे होकर फिर ऐसे हो जाएगा, तो निर्गत किरण के बीच ये जो विस्थापन हुआ ये निर्गत किरण हो गया और इसके बीच जो ये विस्थापन हुआ इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब ये कह रहा है कि प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन फलकों से होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अगर ये प्रिज्म है और प्रकाश का आना जाना जिन फलकों से होता है उन्हें ही प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ इसी को कहते हैं। यानी कि ये प्रिज्म हो गया और अगर प्रकाश यहाँ से आता है तो
इसको अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। अगर प्रकाश यहाँ से जाता है तो इसको भी अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। समझ गए यहाँ तक लिए आप लोग? तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है अपवर्तक पृष्ठों के बीच कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। अगर यहाँ से आया, यहाँ से मुड़ गया, तो ये जो कोण बना है इसी को अपवर्तक कोण कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे इन सब का तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलिए, अब इतना तक हो गया तो अब देखिए नेक्स्ट डे से अब होगा लेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना तक ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो से अब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर लेंस के पश्चात जो टॉपिक आएगा उसको पढ़ेंगे, मतलब 3-4 पार्ट होगा, 3 पार्ट में इसको ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो यहाँ हिंदी की पढ़ाई होगी, और अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो यहाँ 10वीं का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।